अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्रा ज़ायरीन का रश। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की दी हिदायत। गजा के साथ साथ इसराइल के लिए लेबनान से हिजबुल्लाह ने खड़ी की मुश्किलें। लेबनान से किए गए मिसाइल हमले में एक खातून इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर बेन गुवेर का शरंगेज दावा। कहा, फलस्तीनी बच्चों और औरतों को मारने का मैंने दिया हुक्म। जो भी इसराइली सरहदों के करीब आएगा उसे सर में गोली खाना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाते हुए उसे दिया बड़ा झटका। गुज़िश्ता 5 सालों के चंदे का मांग लिया हिसाब। स्कीम को बताया गैर आईनी। किसानों के एहतजाज का आज तीसरा दिन। फिर आंसू गैस के शेल दागे गए। किसान लीडरों ने कहा, हमारी मांगे नई नहीं है, यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का है सवाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तशद्दुद के बाद हालात कंट्रोल में। बनभूलपुरा के 3 इलाकों में कर्फ्यू में ढील। बड़े पैमाने पर एक तबके के लोगों की गिरफ्तारियों का है अंदेशा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उम्रा ज़ायरीन के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के अमन आमा ने सोशल मीडिया पर जारी अहम हिदायत में कहा है कि मास्क के इस्तेमाल से इन्फेक्शन और दीगर मसाइल से बचा जा सकता है। ख्याल रहे, इन दिनों मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में काफ़ी रश है और इससे बचाव का वाहिद तरीका मास्क का इस्तेमाल बताया गया है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से सऊदी इदारे के ज़िम्मेदार का कहना था कि रश के मकामात पर खुसूसन सांस की बीमारी में मुब्तला और मुअम्मर अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा और नमाजों की अदायगी के लिए हरमैन शरीफैन आते वक्त मास्क का इस्तेमाल जारी रखें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि लेबनान से दागे गए एक मिसाइल की जद में आकर एक खातून फ़ौजी हलाक हो गई। नॉर्थ इसराइल में एक फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने बताया कि मरने वाली 20 साला सार्जेंट ओमर सारा बेंजो थी। इसराइली फ़ौज ने अलग बयान में मजीद कहा कि नॉर्थ कमान के अड्डे को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया, जिससे उसे शदीद नुकसान पहुँचा। ख्याल रहे कि हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान पिछले 4 महीने से ज़ायद अरसे से फायरिंग का तबादला जारी है। इस दरमियान ताज़ा खबर ये भी है कि इसराइल ने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान की इत्तलात है। נפלה ממש לידינו פה. 300 מטר. उधर इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा के इलाके रफ़ा और खान यूनिस पर फ़िज़ाई हमला करके मज़ीद 103 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा में खूरेज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमलों में मज़ीद 103 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इस दौरान इसराइली फ़ौज ने रफ़ा और खान यूनिस में वहशियाना फ़िज़ाई हमले किए। जनूबी गजा में खान यूनिस के सबसे बड़े हेल्थ सेंटर के अंदर पनाह लेने वाले 3 अफराद को इसराइली स्नाइपर्स ने हैवानियत का शर्मनाक मुजाहरा करते हुए गोली मार कर शहीद कर दिया, जबकि 7 दिगर जख्मी हुए हैं। इसराइली फोर्सेज ने अस्पताल के अंदर से सैकड़ों लोगों को फौरी निकल जाने का हुक्म देने वाले पंफलेट भी गिराए हैं। फ़लस्तीनियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर बेन गुवेर ने फिर शरंगेज बयान देते हुए कहा कि फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों को मारने का हुक्म मैंने दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक राइट विंग ग्रुप के हामी और नस्ल परस्त इसराइली मिनिस्टर बेन गुवेर ने कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि हम औरतों और बच्चों को सरहदों के करीब जाने की इजाज़त नहीं दे सकते।
जो भी सरहदों के करीब जाने की जुर्रत करेगा उसे सर में गोली खाना पड़ेगी। इससे पहले गजा को जलाने की अपील करने वाले एक और मुतासिब इस्राएली असम्बली मेंबर नसीम वातोरी ने भी एक दफ़ा फिर गजा पर इस्राएली हमलों को जायज़ करार दिया। असम्बली से खिताब में वातोरी ने फ़लस्तीनियों के लिए दहशतगर्द के अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि जिसे भी गोली लगी है बहुत अच्छा हुआ है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने रफ़ा पर हमलों में शिद्दत लाने की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि रफ़ा पर हमलों में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। रफ़ा में हमास का मुकम्मल खात्मा होने और मुकम्मल फतह तक लड़ाई लड़ेंगे। शहरी आबादी रफ़ा छोड़ दें। नेतन्याहू ने एक बार फिर ढटाई का मुजाहरा करते हुए गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर के साथ मज़ाकरात के लिए नुमाइंदा भेजने से ही इनकार कर दिया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर के इंतहा पसंदाना बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब काहिरा में गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ मज़ाकरात हो रहे थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने काहिरा में अपने मिस्री हममनसब अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने गजा में हमास के खिलाफ जंग बंद करने पर जोर दिया। एर्दोगान का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अनकरा और काहिरा के दरमियान बरसों की कशीदगी और ख़राब ताल्लुकात के बाद अब ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। तुर्किया एक अरसे से इख्वानुल मुस्लिमून ग्रुप का हामी रहा है जो मिस्र में एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर काला दम करार दे दी गई है। एर्दोगान ने मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से काहिरा के इत्तेहादिया महल में ये मुलाकात की। अल सीसी ने कहा कि उनकी बातचीत दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई चैलेंजेस पर मरकूज रही है, ख़ास तौर से गजा में जंग बंद कराने की कोशिशों पर। मिस्र आने से कबल तुर्किया के सदर एर्दोगान ने मंगल के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था, जहां उन्होंने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में मजीद शिद्दत आ गई है। यूक्रेनी जनरल हेडक्वार्टर्स का कहना है कि यूक्रेनी फौज ने बहर अस्वद में रूसी नेवी के सबसे बड़े जहाज सीजर कोनिकोव को तबाह कर दिया है। एक बयान के मुताबिक यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेज और डिफेंस अफेयर की खुफिया एजेंसी के ताउन से बहर अस्वद में रूसी बहरिया के सबसे बड़े जहाज सीजर कोनिकोव को तबाह कर दिया गया। बताया गया है कि यह जहाज क्रीमिया के अल्पोका नामी सिविल आबादी के करीब यूक्रेन के समंदरी हुदूद में मौजूद था। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी पर साल 2012 की इंतखाबी मुहिम में गैर कानूनी अखराजात का जुर्म साबित होने के बाद सजा सुना दी गई। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस की अपील कोर्ट की जानिब से साबिक सदर सरकोजी की अपील मुस्तरद करते हुए मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। जुर्म साबित होने पर सरकोजी को 6 माह कैद काटना होगी। वाज़ेह है कि फ्रांस के साबिक सदर सरकोजी साल 2007 से 2012 तक फ्रांस के सदर थे, जबकि हालिया दिनों वो करप्शन के मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर घर पर नज़रबंद है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को गैर आईनी करार दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया। अब ये बताना होगा कि गुज़िश्ता 5 सालों में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI से पूरी जानकारी जुटाकर उसे अपनी वेबसाइट पर शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी हुकूमत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस दरमियान अदालत के फैसले पर दरख्वास्त गुजारों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे एक बड़ी जीत करार दिया है।
The anonymity of the contributor is intrinsic to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme is not distinguishable from other modes of contributions through banking channels such as checks, transfer through the electronic clearing system, or direct debit if the anonymity component of the stream is struck down. Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. Effect on our electoral democracy, the Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So, not only the electoral bond scheme, but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. So the assertion of the government was that... What will happen to those? So they have also directed the State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds, and all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political party. दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे एहतजाजी किसानों का मुजाहरा आज तीसरे दिन भी जारी है। ऐसे में मोदी सरकार फिर से किसानों से बातचीत करने की बात कर रही है, तो दूसरी जानिब किसान लीडरों ने कहा कि उनकी मांगे कोई नई नहीं है जिसके लिए बातचीत की जाए। हालांकि किसान लीडर सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में वो अपनी बात दोबारा रखेंगे और इस मीटिंग के बाद आगे के मंसूबे पर अमल किया जाएगा। हमारी मांगे नई नहीं है, ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इस दौरान एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस के हमले में जख्मी होने वाले एक किसान से कांग्रेस कायद राहुल गांधी फोन पर बात कर रहे हैं। लोकल एमएलए हमारे दयाल कंबोजी, ये सब लोग हम आगे हैं। किसी प्रकार की जो मदद की जरूरत है हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ जिनको सीरियस वो चंडीगढ़ की हैं, वो फिर मैं चंडीगढ़ जाके कल वहाँ पे जरूरत हो आप कर दीजिए। हाँ भैया, मैंने बताया। थैंक यू भैया। ओके भैया। ओके, थैंक यू ब्रदर। ओके ओके। अबू धाबी में मोदी की गारंटी वाले खिताब पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जमकर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करो। 10 सालों से झूठे ख्वाबों का बायोस्कोप लेकर घूम रहे पीएम मुल्क में धोखाधड़ी का बिजनेस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान मोदी सरकार के दौरे इख्तियार के 10 सालों को नाइंसाफी का दौर करार देते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क के लोगों को बस झूठ कहा है। राहुल गांधी ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी झूठ, किसान की इनकम दुगनी करने की गारंटी भी झूठ, काला धन वापस लाने की गारंटी झूठ, महंगाई कम करने की गारंटी, हर खाते में 15 लाख की गारंटी, वुमेन सिक्योरिटी और ऑनर की गारंटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी, रुपए को मजबूत करने की गारंटी, चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी, न खाऊंगा न खाने दूंगा की गारंटी। ये सारी गारंटीज झूठी निकली। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन से पहले किसानों से किए गए एमएसपी के वादे का वीडियो दिखाया। साथ ही कहा कि 3 काले कानून को वापस लेने के बाद किसानों से एमएसपी का वादा करने वाले मोदी फिर झूठ बोल गए। 19 नवंबर 2021 को आप सबके सामने हाथ जोड़ते हुए पहली बार प्रधानमंत्री दिखे, माफी मांगते हुए दिखे और कहा कि साहब मैं ये तीनों काले कानून वापस लेता हूं। एक डायलॉग भी दिया था, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी।
सुना था ना आप लोगों ने? तब कहा था कि एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए कमेटी बनेगी। क्या हुआ? 2 साल से ऊपर हो गए। अब आप फिर से पलट रहे हो, फिर से किसानों को धोखा दे रहे हो, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपसे चोरी करूं और फिर आप ही को गाली दूं, यह हो रहा है आज इस देश के किसानों के साथ, और यह किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, देश की सरकार द्वारा, देश की सत्तारूढ़ दल द्वारा। आहत है, पूरा देश आहत है। ये नजारे जो सुबह से शाम तक टीवी पर दिख रहे हैं, उनको देख रबर बुलेट्स चलाई जा रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। संघर्ष कितना किसानों का जो सामने दिख रहा है, उसको देखकर प्रधानमंत्री तो चलो विदेश चले जाते हैं, जब भी आंदोलन होता है फिर चले गए हैं, लेकिन उनको भी दिख तो रहा होगा। वो जो रोज सुबह उनके दोस्त या साहब जो वहां बैठे हैं, हिरेन जोशी, जो सुबह सुबह आप सबको मैसेज भेजते हैं, उन्हें तो दिख रहा होगा। वो तो बता रहे होंगे प्रधानमंत्री को कि क्या हालत है देश की राजधानी के बाहर क्या हालत है। उत्तराखंड के बनभूलपुरा में तशद्दुद के वाक़े के 8 दिनों के बाद हालात कंट्रोल में है। बनभूलपुरा के 3 इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। डीएम ने अमन व अमान में बेहतरी को देखते हुए बनभूलपुरा के मुतासरा इलाके में कर्फ्यू में ढील दी है। इस दरमियान बड़े पैमाने पर मुलज़िमीन की गिरफ्तारियों के लिए मुहिम शुरू की गई। इलाके की अक़लियतें शदीद खौफ व हरास में हैं कि गिरफ्तारी के नाम पर उनके ही लोगों की सबसे ज़्यादा धरपकड़ शुरू हो जाएगी। इस दौरान तशद्दुद मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो गई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद के वाक़े में 5 मकामी लीडरों के मुलव्विस होने की भी बात कही जा रही है। महाराष्ट्र एमआईएम के सीनियर लीडर वारिस पठान ने कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले अशोक चौहान व दीगर का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील की कि आने वाले इलेक्शन में उन्हें अपने वोट से जवाब दें। मिलिंद देवरा दोनों जा रहे हैं राज्यसभा में। बीजेपी ने अशोक चौहान को राज्यसभा में नॉमिनेट किया। एनडीए का हिस्सा शिंदे गठ ने इनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया है। तो ये सारा जो झोल था राज्यसभा के लिए था। मतलब ये इतने हद तक गिर सकते हैं। कितने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, कितनों के दिलों को तोड़ा। चुनाव में आए, लोगों के पास भीख मांगी, रोए धोए, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया। लोगों ने भर भर के इनको वोट दिया। और क्या किया इन लोगों ने? सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेकर सीधे चले गए बीजेपी के अंदर। अब जनता देख रही है सब, कौन बीटी में कौन सिटी में जनता के सामने बार बार जाकर बोल रहा था कि एमआईएम को वोट मत देना, बीजेपी की बीटी में बीजेपी जीत जाएगी। आपने क्या किया? बीजेपी को जिता दिया। अब कौन असल बीजेपी की बीटी में? आप लोग। और याद रखो, मैं महाराष्ट्र की जनता से खास तौर से कहूंगा, चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने तुमको धोखा दिया, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई, गिड़गिड़ाए तुम्हारे सामने, सेकुलरिज्म के नाम पे तुमने वोट दिया इनको। अब ये चले गए पूरे के पूरे बीजेपी में। धोखेबाज को बराबर जवाब देना इस चुनाव में। और इनको भी बोल देना चाहूंगा, सुनिए, करारा जवाब मिलेगा, जनता करारा जवाब देगी आपको। और जो बीजेपी के लीडर स्टेटमेंट दे रहे, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में पूरा के पूरा कांग्रेस खाली हो जाने वाला है, सब वहां चले जाने वाले हैं। तो जनता को समझना है, जनता को सोचना है कि कौन हमारा है, कौन असली सेकुलरिज्म है और कौन असली बी टीम है। इसको पहचानना होगा जनता को। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, इस बात को गौर से सुनिए, ध्यान रखिए कि ये असल बी टीम है। सेकुलरिज्म के नाम पे आपका वोट लेके चले जाएंगे बीजेपी में। ध्यान रखिए, जवाब दीजिए इनको चुनाव के अंदर। जनता देख रही है, सब करारा जवाब मिलेगा। मारूफ अदाकारा और पॉलिटिशियन जया प्रदा को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। रामपुर पुलिस उनकी तलाश में है। जया प्रदा की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने पुलिस कमिश्नर को एक स्पेशल टीम बनाने और साबिक एमपी को गिरफ्तार करके अदालत में 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म दिया है। सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जया प्रदा के खिलाफ 7वीं मरतबा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके बावजूद वो अदालत नहीं पहुंची। तब जाकर अदालत ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बता दें कि जया प्रदा पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से जुड़े 2 केसेस हैं, जिसमें वो फरार बताई जा रही हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्रा ज़ायरीन का रश। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की दी हिदायत। गजा के साथ साथ इसराइल के लिए लेबनान से हिजबुल्लाह ने खड़ी की मुश्किलें। लेबनान से किए गए मिसाइल हमले में एक खातून इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर बिन गुएर का शरंगेज दावा, कहा फलस्तीनी बच्चों और औरतों को मारने का मैंने दिया हुक्म, जो भी इसराइली सरहदों के करीब आएगा उसे सर में गोली खाना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाते हुए उसे दिया बड़ा झटका। गुज़िश्ता 5 सालों के चंदे का मांग लिया हिसाब, स्कीम को बताया गैर आईनी। किसानों के एहतजाज का आज तीसरा दिन, फिर आंसू गैस के शेल दागे गए। किसान लीडरों ने कहा, हमारी मांगे नई नहीं है, यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का है सवाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तशद्दुद के बाद हालात कंट्रोल में। बनभूलपुरा के 3 इलाकों में कर्फ्यू में ढील। बड़े पैमाने पर एक तबके के लोगों की गिरफ्तारियों का है अंदेशा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।